Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Welcome to the business communication course. In today's lecture, we will continue looking at the 7 C's of effective communication. In our previous lesson, we already looked at 2 C's of effective communication, which are completeness and conciseness. Similarly, in today's lesson, we will look at another 2 C's, which are consideration and concreteness. Dear class, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, which are 7 C's of effective communication, जिसमें से हमने फर्स्ट 2 C's को प्रीवियस सेशन में देखा, जो कि कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस थे, और हमने स्पेसिफिकली इन 2 C's के अंदर देखा कि क्या गाइडलाइंस हैं जब हम कंप्लीटनेस को अचीव करेंगे और कंसाइजनेस को अचीव करेंगे. सिमिलरली आज के लेक्चर में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट 2 C's जो है हमारे वो कंसिडरेशन और कंक्रीटनेस हैं, और हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि हम कैसे कंसिडरेशन अचीव कर सकते हैं या कैसे हम कंसिडरेशन को मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी अपना मैसेज जो है वो इंटेलर कर सकते हैं, और सिमिलरली फिर हम कुछ गाइडलाइंस देखेंगे टू अचीव द कंक्रीटनेस. इन दिस लेक्चर you will learn to see your material from reader point of view. This means that you will learn to see the material that you are using, if that is acceptable and comprehensive to your reader or not. और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अगर कोई मैसेज लिख रहे हैं, हम कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें वो कम्प्रीहेंसिव लग रही हो, बट हमारे रीडर को वो कम्प्रीहेंसिव ना लगे. So we have to look at reader point of view as well. Dear class, now if we talk about consideration, it is one of the main C's of effective communication. The basic definition of consideration is: consideration means to prepare every message with the message receiver in mind, and we talked about this earlier, where we said you need to keep the reader in mind. हम स्टार्ट से ही एक बात जो करते हुए आ रहे हैं, चाहे हम अपने मैसेज के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं या हम अपने मैसेज को इंटेलर करने की बात करते हैं, कि आपने जब भी कोई मैसेज राइट करना है, आपने जब भी किसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो आपने हमेशा अपने ऑडियंस को अपने माइंड में रखना है. You continuously think about your audience, your readers. You need to consider not only yourself in the mind because you are writing the message, but more importantly, you keep to reader in the mind. Due to the reason that it is the reader who needs to understand your message. And you also need to be sure that you don't lose your temper, you don't accuse in your messages, and you don't charge them without facts. A lot of time it happens when you write a negative message or replying to a negative message which might be not very pleasant, and you reply those messages with rudeness. Dear students, बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं, या तो आइदर वो आपकी तरफ से टाइप होते हैं या फिर आपको कोई नेगेटिव मैसेज रिसीव होता है और आपने इसके रिप्लाई में कोई आंसर देना होता है. तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जब मैसेज कंपाइल करें तो आपका मैसेज ऐसा ना हो कि रीडर को ऐसा लगे कि आप बहुत रूड हो रहे हैं उसके साथ, या उसको लगे कि आप बहुत गुस्से में हैं जब वो आपका मैसेज रीड कर रहा हो. ऑफन इट्स हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर जाते हैं कि जिनके ऊपर आपसे कोई जस्टिफिकेशन मांग ली जाती है, या आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर अपनी कोई सफाई बयान करें.
सम टाइम ऐसा भी होता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर के किसी और के काम की वजह से आपको जवाबदेह होना पड़ जाता है, या फिर आपके अपने काम की वजह से भी आपको जवाबदेह होना पड़ जाता है। तो अगर आप किसी ऐसी ईमेल का रिप्लाई लिख रहे हैं तो आपने कभी अपना टेम्पर जो है वो लूज नहीं करना। आपने हमेशा अपनी बात अपने रीडर तक पहुंचानी है, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी के साथ पहुंचानी है। सिमिलरली, consideration also mean that you are foremost aware of their desire, problem, circumstances, emotion, probable reaction to your thoughts। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देर से मुराद है कि आपकी ऑडियंस, कि आप जब भी कोई मैसेज पढ़ें, आप जब भी कोई मैसेज लिखें, आप जब भी अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करें, तो आपने हमेशा इस चीज को रियलाइज करना है कि आपकी ऑडियंस का रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, वो कैसा महसूस करेंगे, वो कैसा फील करेंगे आपके मैसेज को लेके। एंड सिमिलरली हैंडलिंग द मैटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस थॉट कंसिडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यू एटीट्यूड, द ह्यूमन टच और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ यू एटीट्यूड दैट the writer is thinking of the reader and telling the reader that you as a reader is more important than I as a writer। जब भी हम बात करते हैं यू एटीट्यूड की, यू एटीट्यूड बेसिकली एक टर्म है जिसमें आप अपने रीडर को ये रियलाइज करवाते हैं कि आप जो कुछ भी राइट कर रहे हैं या आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो है वो यू को दी जा रही है, अपार्ट फ्रॉम द आई। द थ्री स्पेसिफिक वे टू इंडिकेट कंसिडरेशन आर फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी इन योर मैसेजेस, ऑल्सो शो बेनिफिट्स टू द ऑडियंस, टॉक अबाउट इंटरेस्ट टू द रिसीवर्स, and more emphasize positive and pleasant facts। अगर हम अपने मैसेज के अंदर कंसिडरेशन को अचीव करना चाहते हैं तो हमें इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा। द फर्स्ट वन इज whenever you write, your focus is you rather than I or we। आपने हमेशा यू के साथ अपने मैसेजेस को डिलीवर करना है, ना कि आप अपने बेनिफिट्स और अपने इंटरेस्ट की बात करें। और आपने अपने कंटेंट के अंदर पॉजिटिव और प्लेजेंट इफेक्ट्स लेके आते हैं rather than कि आप नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आए। अब हम ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 जो है वो कवर्ड कर लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे, कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि हम फर्स्ट पॉइंट को अचीव करेंगे विच इज यूजिंग यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, और सिमिलरली फिर हम बाकी 2 पॉइंट्स को भी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Now if we look at focus on you instead of I or we, using you in your messages does help project the you attitude, and in this way your reader feel more important and realize you have kept them in mind when you have been writing the messages. However, the overuse of you can lead to negative reaction, especially the messages you are giving in negative form। so, जब भी आप अपने मैसेजेस के अंदर आई और वी की जगह यू का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेसिकली, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में एक यू एटीट्यूड की डेफिनेशन को देखा कि जब आप इन फॉर्म ऑफ यू बात करेंगे तो वो यू एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होगा, और यू एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होने से क्या मुराद है कि आपके रीडर को ये फील होगा कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपने उनको अपने माइंड में रखा आप जब ये मैसेज इंटेलर कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने मैसेज के अंदर जो यू का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा कर लेंगे तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन में उसका मतलब दिया जाएगा या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। स्पेसिफिकली उन सेंटेंसेस के अंदर जिनके अंदर आप किसी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं
या फिर आप कोई नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हैं और आप बहुत ज्यादा यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर रीडर को ऐसे लगेगा कि आप उनको एक्यूज कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपने अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैसेज आपने यू का इस्तेमाल करना है। एक अच्छी बात होती है कि आप आई और वी की बजाय आप हमेशा यू का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आप अगर वो जो मैसेजेस है वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है तो उसमें यू से ऐसा लगेगा रीडर को कि आप उनको बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। हम इस यू को हम कैसे इंसर्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ आई और वी, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर हम ओवर यूज करते हैं यू का तो वो कैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा हमारे मैसेज को। इसी बात को आगे लेके चलते हैं। बाय फोकसिंग ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, you need to create considerate audience oriented message. Focus on how do messages receive will benefits, what they will receive and what they want or need to know. Dear students, this again is an important consideration that you need to show the reader that you are aware their needs and perceptions. ऑडियंस को कंसीडर करने से ये मुराद होता है कि आप अपने ऑडियंस को ये रिफ्लेक्ट करें कि आप उनकी नीड्स, उनके बेनिफिट्स और उनकी परसेप्शन से आप वेल अवेयर हैं। आपको बहुत अच्छे से ये अंदाजा है कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और आपने सारी जो कम्युनिकेशन है अपनी वो उसी हिसाब से की है। And by considering this, even some cases, this can be accomplished by emphasis. You may downplay your own feeling to make a point. And this basically means you may emphasize some points which is favorable the reader and downplay other points. जब भी बेटा आप अपने रीडर्स की विशेष बेनिफिट्स को देखेंगे, आप उनके परसेप्शंस को देखेंगे और आप उनको कंसीडर करते हुए जब आप कोई मैसेज टेलर्ड करेंगे, आप कोई मैसेज कंपोज करेंगे, तो हो सकता है कि आपको अपने मैसेज के अंदर बहुत ज्यादा एम्फसाइज उन पॉइंट्स को करना पड़े जो कि आपके रीडर के फेवरेबल होंगे, और आपको बहुत सारे अपने पॉइंट्स और अपनी फीलिंग्स को डाउन प्ले करना पड़े अपने मैसेजेस के अंदर। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना बाय कंसीडरिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल बेटा आपके सामने दिखाई गई है जिसमें एक मैसेज जो है कन्वे किया गया है। अगर हम मैसेज पढ़ें, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंड ओवर ऑफिस आवर टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। अगर आप इस मैसेज में देखें तो इस मैसेज में आई और वी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक कोई शॉप है या आप यूं कह लें एक कोई कंपनी है जिसने अपने वर्किंग आवर को एक्सटेंड किया है, लेकिन उनके मैसेज की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है कि उनका जो फोकस है वो आई और वी के ऊपर है, तो लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने आप को फैसिलिटेट किया है। अब अगर हम इसी मैसेज में ये जो आई और वी का कॉन्सेप्ट है इसको हम यू से रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये जो मैसेज है ये यू ओरिएंटेड हो जाएगा या फिर रीडर ओरिएंटेड हो जाएगा। तो हम इसी मैसेज को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग विद द एक्सटेंडेड ऑफिस आवर। यानी अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमने वो जो टाइम की चेंजेस हैं वो अपने लिए नहीं की बल्कि वो आपके लिए की हैं, और अब जो है आप फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, या हमने आपके लिए अपना जो टाइम है अपनी शॉप का वो बढ़ा दिया है। तो आप जब भी कुछ अनाउंस कर रहे हैं, आप जब भी कुछ कन्वे कर रहे हैं, तो अगर आप
उसमें अपना फोकस जो है वो आई और वी की बजाय यू के ऊपर रखेंगे तो रीडर को लगेगा कि आप उनको कंसीडर कर रहे हैं. नाउ इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एन नेगेटिव सिचुएशन, द यूज ऑफ यू इन नेगेटिव सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग पैसिव वॉइस, मेकिंग द रिसीवर पार्ट ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें यू जो है अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो बेसिकली एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम प्रैक्टिस के साथ अपने उस डायरेक्ट सेंटेंस को या उस एक्टिव जो एक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप यू को बदलना चाहेंगे तो आप फिर कैसे बदल सकते हैं कि आपने अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो जो सेंटेंस का एम्फेसिस होगा वो यू से हट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, एक इंटेंसिव स्टेटमेंट है, यू फेल टू इनक्लोज यूर चेक इन द एनवेलप. अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही सीरियसली एक्यूज किया गया है रीडर को, जो टर्म्स यूज की गई हैं वहां पे, और जो सारे का सारा एम्फसाइज है वो यू के ऊपर है. एक सेंटेंस स्टार्ट ही यू से हो रहा है कि आप जो है कुछ चेक्स को इनवेल्प के अंदर इनक्लोज करना जो है वो भूल गए हैं या आपने नहीं किया, लेकिन उसको कहा किस अंदाज में गया है कि आप ये करने में नाकाम हो गए हैं. नाउ इफ वी रीराइट दिस सेंटेंस इन फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, वी कैन राइट एज द चेक वाज नॉट इनक्लोज्ड. तो अगर आप देखें तो इसमें अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो एम्फेसिस है वो यू से हट गया है, तो जो एक्यूज है वो रीडर को नहीं किया जा रहा ऐसा फील हो रहा है. लेकिन बात देखा जाए तो हम फिर भी वही कर रहे हैं. या फिर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, द एनवेलप डिड नॉट हैव अ चेक इन इट. तो इसमें भी चूंकि यू का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो रीडर है वो उसको ऐसा फील नहीं होगा कि वो एक्यूज हो रहा है और ये मैसेज भी उस तक पहुंच जाएगा. इसी तरह अगर हम एक और नेगेटिव सिचुएशन की एग्जांपल लें, और फॉर एग्जांपल इफ यू आर कलेक्टिंग एजेंसी and somebody has not paid the bill yet and now you are sending messages to them following that bill. मतलब है आप सपोज करें कि आप किसी कलेक्टिंग एजेंसीज के एम्प्लॉय हैं और आपका कोई क्लाइंट है जिसने अभी तक अपना बिल पे नहीं किया, और अब आपने उसको एक ईमेल करनी है या आपने उसको एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उसको ये मैसेज देना है कि उसने अपना बिल नहीं पे किया और साथ आप उसको बिल भी भेज रहे हैं. एंड सपोज करें आपने वो मैसेज ऐसे इंटेलर किया है, यू हैव नॉट पे द बिल येट, यानी कि आप उसको डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं कि उसने बिल पे नहीं किया. तो रीडर को कैसा लगेगा कि आप उसको एक्यूज कर रहे हैं. एक्यूज इन अ सेंस कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया या आपने पैसे अदा नहीं किए. तो अगर हम इसी मैसेज को इन फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, इसी बात को जरा हम अगर उल्टा करके बयान करेंगे तो बात का मतलब तो वही रहेगा, लेकिन वो जो आपके मैसेज की हार्शनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मैसेज था यू हैव नॉट पे द बिल, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा द बिल हैव नॉट बीन पेड बाय यू. या फिर हम और पॉजिटिवली इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं वी हैव नॉट रिसीव्ड द बिल, यानी हम रेदर देन के बॉल जो है उसके कोर्ट में छोड़े, हम बॉल अपने कोर्ट में ले आते हैं कि हमने आपका बिल रिसीव नहीं किया, रेदर देन के हम ये कहें कि आपने बिल पे नहीं किया. तो बात तो फिर भी वही है कि अगर हमने बिल रिसीव नहीं किया, अगर हम इसको इस तरह से कहें, लेकिन इस तरह से रीडर को जरा कम एक्यूजिंग लगती है. Now another way of showing consideration is that you show audience benefits or interest in the receiver.
and reader may react positively when benefits are shown to them. It is very obvious, अगर रीडर को मैसेज के अंदर उनका कोई बेनिफिट नजर आएगा तो उस मैसेज के ऊपर जो उनका रिएक्शन है वो पॉजिटिवली ही होगा. And even whenever possible and true, show your receiver will benefit from whether the message asked or announced. इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ अनाउंस करें, आप कुछ एडवर्टाइज करें, तो आपने हमेशा रिसीवर बेनिफिट्स की बात करनी है. आपने ये नहीं बताना कि आपको इस चीज से क्या बेनिफिट मिल रहा है. You always tailored your message according to that how your audience will get benefit instead of showing how you will benefit it. इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी अखबार के अंदर किसी कंप्यूटर कंपनी का आपने ऐड देखा जो कि कंप्यूटर को सेल आउट करती है, तो आप कब इंटरेस्टेड होंगे वो कंप्यूटर खरीदने में या उस ऐड के अंदर, जब उस ऐड के अंदर वो बातें डिस्कस हुई होंगी कंप्यूटर से रेलिवेंट जो कि आपको बेनिफिट्स देंगी, ना कि वो बातें लिखी होंगी जो कि जिसमें ये जाहिर किया गया हो कि कंप्यूटर की ज्यादा सेल से जो है उस कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं. हमेशा रीडर उन्हीं बातों के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता है जिन बातों के अंदर उनका बेनिफिट्स होता है. और ये बहुत ही कॉमनली आप चीजें देखते हैं, आप ये बहुत ही एड्स अगर आप टीवी के ऊपर देखते हैं तो वहां पे जो बात की जाती है वो हमेशा आपके बेनिफिट्स की जाती है. वो अपने बेनिफिट्स की बात कभी नहीं करते हैं. ऑल्सो बेनिफिट्स मस्ट मीट रेसिपिएंट्स नीड, एड्रेस देयर कंसर्न्स और ऑफर देम रिवॉर्ड्स. You always keep in your mind the benefits and concerns of your audience. आपने हमेशा अपने इंडिविजुअल ऑडियंस की कंसर्न्स और उनकी नीड्स को माइंड में रखना होता है. और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट कंसर्न हो सकते हैं. हो सकता है कि अगर एक आप मैसेज राइट कर रहे हैं और आपका मैसेज किसी ओल्ड एज पर्सन ने रीड करना है जिसकी एज जो है वो मोर देन 50 ईयर है, मोर देन 45-50 ईयर्स हो सकती है, तो उसके कंसर्न जो है वो कुछ और होंगे. और अगर आपने किसी 18 ईयर टीन एज के लिए अगर आपने कोई मैसेज लिखना है या आपने कुछ अनाउंसमेंट करनी है तो उसके कंसर्न्स और उसकी नीड्स जो है वो कुछ और होंगी. आपने जब भी हम कोई मैसेज राइट करना है, आपने जब भी कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके रेसिपिएंट से मीट करने चाहिए. यानी योर बेनिफिट्स इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर रेसिपिएंट्स. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सेम बेनिफिट्स जो हैं वो तमाम रेसिपिएंट्स के ऊपर जो है वो कॉमनली अप्लाई की जा सके. Similarly, another way to show consideration is to emphasize pleasant and positive facts, and this means stressing what can be done instead of what cannot be done. एक और जो बुनियादी तरीका है किसी भी ऑडियंस को ये रियलाइज करवाने का कंसिडरेशन को, वो ये है कि आप हमेशा उन चीजों के ऊपर बात करें जो कि हो सकती हैं, और आप कभी भी किसी बात को इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में ये ना कहें कि ये नहीं हो सकता. डेफिनेटली अगर आपको कोई टास्क असाइन हुआ है या कोई क्लाइंट आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देंगे कि ये नहीं हो सकता, तो वो एक पॉजिटिव एंड प्रेजेंट मैसेज नहीं जाएगा आपकी तरफ से. अलबत्ता अगर आप उसको इस तरह से बयान करें कि ये इस तरह से नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको किसी और तरह से कर सकते हैं, तो वो आपका जो मैसेज है वो एक नेगेटिव से पॉजिटिव मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो किसी भी वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इनकार कर देना जो है वो कभी भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता. उसका जो एम्फसाइज होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है. एंड ऑल्सो यू मस्ट फोकस ऑन वर्ड्स योर रेसिपिएंट कंसीडर फेवरेबल. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि जिनको हम प्लेजेंट वर्ड कहते हैं या उनको हम
फेवरेबल वर्ड कहते हैं, आप उनको यूज करें अपने मैसेजेस के अंदर। उन वर्ड्स में से चंद एक वर्ड्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। बट फॉर नाउ अगर हम इसी चीज को कुछ एग्जांपल्स के साथ देखें कि कैसे हमने पॉजिटिव एम्फसाइज करवाना है और प्रेजेंट पॉइंट को हमने कंसीडर करना है। लेट्स से अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है, इट इज एक क्लाइंट जो है वो किसी बैंक में गया है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, और या उसने मेल किया है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, और उसको जो रिप्लाई किया जाता है वो कुछ इस तरह से है, इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन एन अकाउंट फॉर यू टुडे। यानी कि मैसेज में क्या किया गया है, क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मना कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये जो मैसेज है ये एक प्लेजेंट इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा अपने रीडर के ऊपर कि हमने एक काम करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। अलबत्ता अगर हम इस मैसेज को इस तरह कन्वर्ट करें जिसमें हम उसको ये बताएं कि ये काम आज नहीं हो सकता और उसकी हम साथ रीजनिंग दें, और हम उसको ये बताएं कि ये नेक्स्ट टाइम इस तरह से हो जाएगा, तो आपके रीडर को जो आपकी कंपनी का या आपका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में चेंज करें, एज सुन एज योर सिग्नेचर कार्ड रीच अस वी विल ग्लैडली ओपन एन अकाउंट फॉर यू। यानी हमने उसको रीजनिंग दे दी कि अकाउंट क्यों ओपन नहीं हो रहा, और जब वो रीजन उनकी रिजॉल्व हो जाएगी तो उनका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें एक शॉपकीपर है, उसने कुछ नोट वहां पे लिख के लगाया हुआ है अपनी शॉप के ऊपर, या नॉर्मली जो बिल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं अबाउट रिफंडिंग। तो अगर हम उस रिफंड स्टेटमेंट को देखें तो ये अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट देखें तो वो क्या हो सकती है, वी डोंट रिफंड इफ द रिटर्न आइटम इज सॉल्ड एंड अनसेलेबल। हम उस आइटम को तब्दील नहीं करते, हम उसको वापस नहीं लेते जो आइटम जो है वो खराब हो जाएगा या वो दोबारा सेल के काबिल नहीं हो जाएगा। तो यानी जो इम्पैक्ट दिया गया वो नहीं का दिया गया कि हम ये नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। अब अगर इसी सेम मैसेज को थोड़ा पॉजिटिव वे में हम राइट करें विद सम प्लेजेंट वर्ड्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी रिफंड, यानी हम डोंट को क्या कर दिया, रिफंड में चेंज कर दिया। वी रिफंड व्हेन द रिटर्न आइटम इज क्लीन एंड रीसेलेबल। अब अगर आप देखें बात बिल्कुल वही है जो ऊपर हो रही है, लेकिन कहने का अंदाज थोड़ा चेंज किया गया है कि हम उन आइटम्स को वापस कर देते हैं या उन आइटम को वापस रख लेते हैं जो आइटम या तो रीसेलेबल होते हैं या फिर वो साफ होते हैं। बात ऊपर भी वही की गई थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि वहां पे डोंट के साथ एक निगेट किया गया, उसको एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट किया गया वहां पे, और नीचे उसी बात को पॉजिटिव अंदाज में बयान किया गया है। On next slide, dear students, you can see some positive words and a list of negative words. आप अपने मैसेज के अंदर ये वो फेवरेबल वर्ड्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट्स, कॉर्डियल, हैप्पी, जेनेरियस, लॉयल, प्लेयर, थैंक्स एंड मेनी अदर्स। सिमिलरली बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और आप अपने सेंटेंस का नेचर चेंज करके इन नेगेटिव सेंटेंस की जगह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को ला सकते हैं, लाइक ब्लेम, कंप्लेंट, फेल्ट, फॉल्ट, रिग्रेट, रिजेक्ट, ट्रबल, अनफेयर एंड मेनी अदर वर्ड्स। तो आपने हमेशा अपने मैसेज के अंदर कोशिश करनी है कि जब आप यू वांट टू अचीव द थर्ड चीज, तो आपने हमेशा पॉजिटिव वर्ड के ऊपर एम्फसाइज करना है। नाउ इफ वी लुक एट our next topic, which is concreteness, it is also an important seed of effective communication. To communicate concretely means being specific, definite and vivid rather than vague and general. जैसा कि डेफिनेशन इटसेल्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आपका जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, विविड है, तो आपका मैसेज जो है वो कंक्रीट होगा। और अगर वो जेनेरिक फॉर्म में है, बहुत ही जनरल फॉर्म में आपने कोई बात की है, वेगो फॉर्म में बात की है, एम्बिगुअस फॉर्म में बात की है, तो इस केस में जो आपका मैसेज है वो कंक्रीट नहीं होगा।
अगर आप अपने मैसेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जिनकी कोई ठोस मीनिंग नहीं होगी, तो फिर जाहिर बात है आपका वो जो मैसेज है वो भी कंक्रीट नहीं होगा। और इस केस में आपका वो जो मैसेज है वो बहुत ही वेग लगेगा और ऐसा कोई इम्पैक्ट हो सकता है जाए आपकी ऑडियंस के ऊपर कि आपको शायद पता नहीं है और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हेंस अगर आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं और आप उसके लिए जो भी वोकैबुलरी यूज करें वो वोकैबुलरी भी कंक्रीट होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए और आपका मैसेज भी ठोस होना चाहिए। एंड sometime even more often it's happened that this vagueness is lead to misunderstanding। अगर आपका मैसेज जो है वो डेफिनेटली वो क्लियर नहीं होगा, वो मोर स्पेसिफिक नहीं होगा, तो आपके बिजनेस अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। Concreteness often includes using denotative like direct, explicit, often dictionary-based words rather than connotative words। अच्छा, concreteness को अचीव करने के लिए प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा डेनोटेटिव वर्ड्स यूज करें rather than आपके कॉनोटेटिव वर्ड्स यूज करें। डेनोटेटिव वर्ड्स ये होते हैं कि जिनके ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जो होता है वो बहुत ही डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट होता है, डिफाइंड मीनिंग होते हैं उनके डिक्शनरी के अंदर। ये अगर कोई रीडर जो है डिक्शनरी से जाके उसका मीनिंग देखे तो उसका मीनिंग वही होगा जो कि आपने कम्युनिकेशन में यूज किया होगा। लेकिन सम टाइम एक कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसे वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं कि हम हमारे मैसेज में उनका मीनिंग कुछ और तरह से कुछ और कन्वे कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल डिक्शनरी के अंदर उनका मीनिंग जो है वो कुछ और हो सकता है। तो कंक्रीटनेस के लिए इट इज मोर लाइकली कि आप जो यूज करें वो हमेशा वो डेनोटेटिव वर्ड यूज करें। आप कभी भी कॉनोटेटिव वर्ड्स यूज ना करें। आप ऐसे सेल्फ डिफाइनिंग वर्ड्स ना यूज करें जो कि आपकी कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो आपके अकॉर्डिंग वो मीनिंग दे रहे हो, लेकिन जब आप उनको किसी ग्रामर से जाके वेरीफाई करें तो उनके मीनिंग्स वहां पे एक्चुअल में कुछ और हो। तो इससे आपका जो रीडर होगा डेफिनेटली उसको आपका जो मैसेज है वो मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, क्योंकि आपने सेम वर्ड्स को किसी और तरह से अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है और जो रीडर है वो उसको किसी डिक्शनरी बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में या उसका जो डिफाइंड मीनिंग है वो उस वे में उसको अंडरस्टैंड कर रहा होगा। We can also achieve concreteness by focusing on use specific facts and figures. We can put action in our words and choose vivid image building words. Now, if we talk about using specific facts and figure, it is desirable whenever possible use an exact, precise statement or figure in place of general description in your oral and written communication. अच्छा बेटा, जब हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं तो नॉर्मली इनका टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर तो फिगर्स नहीं यूज करते ज्यादा। लेकिन जब आप कोई टेक्निकल कम्युनिकेशन शेयर करते हैं, लाइक कुछ इंजीनियर्स हैं, उन्होंने आपस में कुछ रिपोर्ट एक्सचेंज करनी है जिसके अंदर कुछ फिगर्स भी हो सकते हैं और वो फिर कुछ फैक्ट्स भी वहां पे इन फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स जो है या कंसाइज फॉर्म में वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन को देखेंगे तो आपको वहां पे फिगर्स का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं मिलेगा। ऑल्दो कि आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी कोई डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, किसी चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप उस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें, उसको जेनेरिक या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेरियस एंड मैनी, तो आप उस वेरियस या मैनी के अगेंस्ट आपको अगर कोई वो स्पेसिफिक वैल्यू पता है तो वहां पे आप वो वैल्यू लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और वेग और जनरल स्टेटमेंट को देखें, एग्जाम्पल को देखें, तो जैसा कि आप सामने स्लाइड पे देख सकते हैं, स्टूडेंट GMAT scores are higher, and if we convert in more concrete and precise form, we can write as in 1996 the GMAT scored average 600, by 11-17 they had risen to 610। जब हम
वेग स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट थी जो जीमेट का स्कोर है वो हायर था। नाउ अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हायर देन व्हाट, या हायर की क्या स्पेसिफिकेशन है, या उस कैंडिडेट के लिए हायर से क्या मुराद है। तो हमेशा जब कोई ऐसी बात आएगी तो अगर हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं तो वो उस बात को अगर हम उन वैल्यूज के साथ राइट करेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो ज्यादा कंक्रीट जाएगा, और हायर से क्या मुराद है उससे भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हायर वैल्यू जो है वो एक्चुअली में किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि अगर हम करंट अपनी एग्जांपल में देखें तो जो 610 है वो यहाँ पे एक हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। Also, to add concreteness in your statement, you need to put action in your words. Verb can activate other words and help make your sentence alive of vigorous to have dynamic sentence. So it is more likely कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म में होने चाहिए, वो एक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, rather than you are using the your sentences in passive voice. आप खुद भी फील करेंगे जब आप इन फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस कोई बात करते हैं तो आपकी बात जो है वो ज्यादा कंक्रीट लगती है, ज्यादा ठोस लगती है। सिमिलरली अगर हम एक्शंस को देखें तो अगर मेरे सेंटेंस के अंदर कुछ डूइंग वर्ब्स हैं तो अगर मैं अपने सेंटेंस में एक्शन जो है वो डूइंग वर्ब के साथ ऐड करूंगा तो वो ज्यादा कंक्रीट लगेगा, rather than कि हम नाउन के साथ जो है वो एक्शंस को इंक्लूड कर दें या हम नाउन के साथ एक्शन को रिप्रेजेंट करें। So it is more likely that you can put your action in your words rather than nouns. Now on next slide we can see the use of active rather than passive verbs. The active verbs help make your sentence more specific, personal, concise and empathetic. जब भी हम बेटा अपनी बात जो है वो डायरेक्ट सेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी जो बात है वो ज्यादा स्पेसिफिक लगेगी, इट फील मोर पर्सनल, कंसाइज एंड एम्पैथेटिक। इसको हम चंद एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन स्पेसिफिक वे द स्टेटमेंट इज द डीन डिसाइडेड is more explicit rather than we say that a decision has been made. For example, किसी मीटिंग के अंदर कोई डिसीजन जो है वो किया गया है और वो डिसीजन लेट से डीन की तरफ किया गया है जो उस मीटिंग को चेयर कर रहा था। तो अगर हम इन जनरल फॉर्म में देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, अ डिसीजन हैज बीन मेड। लेकिन अगर आप इसको इन डायरेक्ट फॉर्म में देखेंगे, इन स्पेसिफिक फॉर्म में देखेंगे, या आप इसको यूं कहें कि जब आप इसको एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। द डीन डिसाइडेड। सिंपली अगर हम किसी बात को इन एक्टिव सेंस कहेंगे तो वो मोर पर्सनल होगी, और अगर आप किसी बात को उसी बात को पैसिव वॉइस में राइट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो वो इम्पर्सनल लगेगी। लाइक यू विल नोट इज both personal and specific rather than you write it will be noted which sound impersonal. इसी तरह जब हम किसी बात को डायरेक्ट एक्शन के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी वो बात कंसाइज होती है। हम सेम बात को स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेट्स से जैसा कि आप अगली एग्जांपल में देख सकते हैं, फिगर शोज इज मोर कंसाइज विद द कंपैरिजन ऑफ इट इज शोन बाय द फिगर। हालांकि बात जो दोनों जगह पे एक ही कही जा रही है, लेकिन जहां पे वो डायरेक्ट फॉर्म में है वहां पे वो कंसाइज है, और जहां पे इनडायरेक्ट है वहां पे वो उसकी जो वर्ड सिलेक्शंस है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इट इज शोन बाय फिगर। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पैथेटिक, द पैसिव वर्ड्स डल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट held a contest. अगर हम इसको कंपेयर करें, a contest was held by the student. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आप इसको इन फॉर्म ऑफ पैसिव में लिखते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो एम्पैथेटिक नहीं लगता, वो इट शो डलनेस रादर देन एम्पैथेटिक।
और इसी सेंटेंस को अगर आप इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वो एम्पैथेटिक लगता है, लाइक द। However, in some situation you would prefer to use the passive voice instead of active voice। जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप जो स्टेटमेंट है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें आपने किसी को एक्यूज करना है या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो फिर रादर देन कि आप उसको डायरेक्ट एक्शन की फॉर्म में राइट करें, आप उसका एम्फेसिस यू से हटाने के लिए आप उसको पैसिव वॉइस में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द October check was not included is more tactful than you failed to include। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट राइट की गई है वो पैसिव वॉइस में की गई है ताकि हम जो रीडर की एक्यूजेशन है उसको अवॉइड कर सकें। सिमिलरली, अटेंडेंस एज द मीटिंग ID required is less hard than you must attend। तो जब भी आप यू से एम्फसाइज हटाना चाहेंगे आपको अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह कुछ और सिचुएशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, लेट्स से यू आर इनवाइटेड इज बेटर देन वी इनवाइट यू। इस तरह अगर आपके सेंटेंस में जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि वो जो टास्क परफॉर्म हो रहा है या वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज है, तो उस केस में भी आप जो है वो रादर देन आप एक्टिव सेंस यूज करें, आप वहां पे पैसिव वर्ब्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 3 announcements were made before the meeting started। The emphasis is on the announcement, not on who gave them। तो यहाँ पे जो emphasis है बेसिकली वो चूंकि अनाउंसमेंट के ऊपर है कि किसने अनाउंस किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनाउंसमेंट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको रेदर देन के डायरेक्ट फॉर्म में लिखें, डायरेक्ट एक्शन में लिखें, आप इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास, इनको हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो है वो। लास्टली, वी कैन आल्सो मेक आवर मैसेज मोर कंक्रीट बाय चूजिंग द विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। We can make our messages forceful, vivid, and specific by using comparison, sensory appeals, figurative language, concrete nouns, and well-chosen adjectives। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हमने किसी को प्रेज करना होता है या हमने किसी को कोई बात समझानी होती है, तो rather than कि हम उसके लिए कुछ कॉमन वर्ड्स यूज करें, कुछ जनरल वर्ड यूज करें, हम कुछ स्पेसिफिक विविड वर्ड यूज कर सकते हैं या इमेज बिल्डिंग वर्ड यूज कर सकते हैं अपनी बात को और कंक्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लेंड इमेज, एक में कंपैरिजन अगर हम देखें तो दिस इज अ लॉन्गर लेटर। अब अगर आप इस मैसेज को देखें तो इस मैसेज में लैक ऑफ कंक्रीटनेस है। व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्ग, ये किसी के लिए इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। नाउ if we say it like, this letter is 3 times as long as you said it would be। तो अब जो इस मैसेज का इमेज है वो मोर विविड है। सिमिलरली, अगर हम कुछ फिगरेटिव लैंग्वेज की बात करें तो लिटरली वी कैन से दैट her work in group was exemplary। यानी हमने किसी को प्रेज किया, उसके लिए हमने वर्ड जो यूज किया वो exemplary का यूज किया। And if we add some more vivid and figurative words in the same statement, the statement seems like she could be called the spark plug of the group। तो वो जो मैसेज है वो ज्यादा कंक्रीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने 2 C's of effective communication को देखा। The one is concreteness and other is consideration।